पोस्ट अरेस्ट बेल बाद अज गिरफ्तारी जमानत की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स क्या हैं? किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर आप बाद अज गिरफ्तारी जमानत से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ अंदाजों पर न रहे, थ्योरी को लॉ को जाने कि आपकी मजबूत ग्राउंड्स क्या हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि जी आप 6 माह बाद जमानत दायर करेंगे तो आपकी हो सकती है, आप 8 माह बाद करें, आप शायद साल बाद करें। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम अपने केसेस के अंदर 6 माह से 4 माह से भी पहले बेल्स फाइल की और मेरिट के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। और चेक केसेस के अंदर, नार्कोटिक्स केसेस के अंदर, मर्डर केसेस के अंदर। तो बेसिकली जो आपकी बेल की स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेकर चलते हो, उसकी ग्राउंड्स क्या क्रिएट करते हैं, आप अपने केस में रिसर्च कैसे करते हैं। आज हम पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर बाद अज गिरफ्तारी जमानत हासिल करने की जो मजबूत ग्राउंड्स हैं वो कौन सी हैं और आपने उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में इसके रेलिवेंट लॉज कौन कौन से हैं, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर कौन कौन सा यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है। बेसिकली बेल सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं वो 496, 497 और 498 के अंदर है। और 497 सब क्लास 2 के अंदर फर्दर इंक्वायरी के बारे में बताया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल हो सकती है अगर जो मामला वो फर्दर इंक्वायरी के अंदर चला जाए। बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगा। नॉन बेलेबल के अंदर जो बेल है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर मिलेगा, जहां पर आप बतौर एडवोकेट, बतौर लॉयर ये इस्टेब्लिश करते हैं कि जो मेरा केस है ये डाउट पे है या फर्दर इंक्वायरी के अंदर फॉल करता है। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर ये आर्टिकल डील करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस के साथ और एक्सपर्ट एविडेंस के साथ भी, 59, 61 के साथ भी, 164 के साथ भी। और इस तरह से ये डिफरेंट आर्टिकल के साथ डील करता है। एक से ज्यादा आर्टिकल्स है, वो डिपेंड करता है कि वो उस वक्त एफआईआर के अंदर एविडेंस का म्यार, ये जो विटनेस की पोजीशन है वो कौन सी है। और हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के अंदर ये स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं, बट बेल एप्लीकेशन का एक चैप्टर जरूर है जो इसके साथ डील करता है। अब आते हैं ग्राउंड्स के ऊपर। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स क्या है आपको बेल अलाउ होने के लिए? सबसे पहली तगड़ी ग्राउंड है फर्दर इंक्वायरी। फर्दर इंक्वायरी इतनी बड़ी ग्राउंड है कि अगर मैं सिर्फ फर्दर इंक्वायरी के ऊपर बोलता रहूं तो शायद ये वीडियो घंटों के अंदर चली जाए, तो मैं डिटेल से तो बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह आपसे। वैसे फर्दर इंक्वायरी के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मजीद भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि फर्दर इंक्वायरी के अंदर आपने अपने केस को कैसे लेकर जाना है, किस तरह की प्लान स्ट्रेटेजी हो, आपने अपनी एफआईआर को, अपने केस को कैसे स्टडी करना है कि आप उसको फर्दर इंक्वायरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ टाइम ये कहता हूं, अच्छे वकील का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो हर केस को विन करे। यहां पर एक छोटा सा हवाला और एक छोटी सी स्टोरी आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि शतरंज की एक गेम है, मैं भी अक्सर खेलता हूं। तो शतरंज के अंदर कभी भी जहीन, फतीन, जीनियस लोग नहीं जीतते। शतरंज के अंदर जो शख्स जीतता है उसमें सिर्फ 2 क्वालिटीज होती हैं, बेहतर प्लानर होता है और सामने वाले की गलती के ऊपर फोकस करता है, किसी भी गलती को वो जाने नहीं देता। बस यही 2 क्वालिटीज आपको बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए एडवोकेट चाहिए, एक बेहतरीन एडवोकेट और एक परफेक्ट एडवोकेट बनने के लिए, कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, आपके अंदर प्लानिंग हो कि आपने प्लान कैसे करना है और अपने मुखालिफ की गलती से आपने फायदा कब और कैसे उठाना है। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए। बहरहाल फर्दर इंक्वायरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी ग्राउंड भी, कि आप फर्दर इंक्वायरी के केस को, अपने केस को फर्दर इंक्वायरी का बनाकर भी आप पोस्ट अरेस्ट बेल एक ही ग्राउंड पर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है डिले इन एफआईआर। एफआईआर में जितना डिले होगा, अब ये डिले मैटर करता है केस की पोजीशन और नोयत के हिसाब से। जैसे कि अगर मर्डर केस है तो वहां पर चंद घंटों का या इवन 2 चंद मिनट्स का, जिसमें 20, 30, 50 मिनट शामिल हैं, ये डिले भी बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि ये स्टोरी को शॉक में ले जाता है। इसके अलावा भी जितने क्रिमिनल केसेस है वहां पर भी जो डिले है वो बहुत मैटर करता है अगर उसको स्पेसिफिकली जस्टिफाई ना किया जाए। नेक्स्ट, डिले इन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स 161। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बेल अलाउ करवाने के लिए। इवन दो प्री अरेस्ट बेल के अंदर भी ये एक कलीदी किरदार अदा करती हैं। नो रिकवरी, कोई रिकवरी नहीं है। रिकवरी के केसेस आमतौर के ऊपर हमारे मर्डर, डिकेटी या जो इस तरह के केसेस हैं वहां पर, या जो फाइनेंस के मालियाती मामलात हैं 499F के अलावा 406 के मामलात हो गए, जो इन अदरवाइज मामलात है जहां पर रिकवरी मैटर करती है, वहां पर अगर रिकवरी नहीं हो रही तो भी एक बहुत बड़ी ग्राउंड है आपके पास। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत मैटर करती है। आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ये कलीदी किरदार अदा करती है चेक मैटर में। फाइनेंस क्राइम के अंदर जितने भी फाइनेंस क्राइम है वहां पर डॉक्यूमेंट्स जो है
वो किसी भी शख्स की गवाही से ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जरूर संभाल कर रखा करें अगर आपके इस तरह के मामला हैं तो। देन मेडिकल एग्जामिनेशन आ गया, सीसीटीवी फुटेज या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, इज आल्सो कॉल्ड अ रेलिवेंट ऑफ फैक्ट एंड रेलिवेंट ऑफ एविडेंस। प्रीवियस एनमिटी है, पुरानी दुश्मनी है, कोई सियासी मुकदमाबाजी है, कोई सियासी मुखालफत है, तो इन सूरतों के अंदर भी जो ग्राउंड्स है वो फर्दर इंक्वायरी के अंदर फॉल कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन डिफेक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कमी कोताही मौजूद है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उस तरीके से चीजों की कलेक्शन, एविडेंस की कलेक्शन नहीं कर पाया जो कि अकॉर्डिंग लॉ उसको करनी चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके ऊपर मजीद भी मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, प्री रेस्ट पर भी और पोस्ट रेस्ट के ऊपर भी। अगली मेरी वीडियो आएगी आपने आर्ग्यूमेंट कैसे तैयार करना है कोर्ट के अंदर, आर्ग्यूमेंट का पैटर्न क्या हो, लॉज कब आपने बोलने हैं, जजमेंट का कब आपने हवाला देना है, लॉजिकल और थ्योरेटिकली आर्ग्यूमेंट की क्या अहमियत है कानून की नजर के अंदर। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।